हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इम्पॉर्टेंट सेक्शंस देखेंगे जिन जिन सेक्शंस में से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे हमने बाकी एक्ट्स के देखे, सीआरपीसी, सीपीसी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन पीनल कोड, इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें से एग्ज़ाम में पूछता है। तो उन सेक्शंस को देखते हैं, आप उनको मार्क लगाते जाइए अपने बेयर एक्ट के अंदर। जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आते हैं सेक्शन 1 के ऊपर, तो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमिटमेंट के बारे में बात करता है। ये तो हमें सारे ही एक्ट के अंदर पता होना चाहिए कि ये बेसिकली ये कब से कमेंस हुआ। तो ये आपसे वैसे भी पूछता है प्री के अंदर कि बहुत बड़ी, मतलब सभी जितने भी एक्ट्स हैं उसकी ये चीज़ तो ज़्यादातर पूछी जाती है कि ये एक्ट कब से कमेंस हुआ। उसके बाद सेक्शन 2 के ऊपर आए जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्शन 2 जो है जिसके अंदर इंटरप्रिटेशन दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर अलग अलग वर्ड्स की डेफिनेशन दी गई है कि किस चीज़ का क्या मतलब होगा। तो सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है प्री एज वेल एज मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम सेक्शन 2 के ऊपर आते हैं तो उसके अंदर जैसे बहुत सारी टर्म्स दी गई हैं ए से लेके जे तक, जिसके अंदर किस तरीके से कंसर्न दी जाती है, एसेंट दी जाती है, प्रोमिसर कौन होता है, प्रोमिसी कौन होता है, तो ये सारी चीज़ें दी गई है। एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेट टू बी वॉइड क्या होता है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आ गई, वॉइड का मतलब आ गया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें सेक्शन 2 में दी गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री एज वेल एज मेन के पॉइंट ऑफ व्यू। सेक्शन 2 को बहुत अच्छे से कीजिएगा। फिर अब जब हम आगे आएँ तो चैप्टर 1 जो है इसका, चैप्टर 1 कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। इसके अंदर हमारे पास सेक्शन 3 से लेकर 9 तक आते हैं, जिसके अंदर सेक्शन 3, 4, 5 और 6, 3, 4, 5 और 6 कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट की, कब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन हाउ मेड, किस तरीके से रिवोकेशन की जाती है। तो इन 4 सेक्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस के अंदर भी और प्री के अंदर भी। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है। जोन सी भी रेफरेंस बुक है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, उसमें से आपने इस टॉपिक को पढ़ना है और डिटेल के अंदर पढ़ना है, सेक्शन 3, 4, 5, 6 और सेक्शन 2। उसके बाद सेक्शन 7, 8, 9 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको फिर भी आपको बेरेक में से एक बार ही पढ़ लेना है। फिर अगर हम आए सेक्शन 10 से लेके सेक्शन 22 तक, जो कि चैप्टर 2 है, जिसके अंदर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड एग्रीमेंट के बारे में बता रखा है। ये पूरा ही चैप्टर जो चैप्टर 2 है सेक्शन 10 से लेके सेक्शन 22 तक, सेक्शन 22 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 22 तक जिसके अंदर बताया गया है कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है सेक्शन 10 में से। इसके अलावा जितने सेक्शंस हैं 11, 12, फ्री कंसर्न का मतलब, पोर्शन का मतलब, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब, फ्रॉड का मतलब, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब, इस तरीके से मिस्टेक ऑफ लॉ के कारण क्या होता है, मिस्टेक एज टू लॉ का मतलब क्या होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं सेक्शन 10 से लेके 22 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में पढ़िएगा। तो सेक्शन 2, फिर सेक्शन 3 to 6, फिर सेक्शन 10 to 22 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट सेक्शन के अंदर सेक्शन 23 और 24 को आप एक बार बेरेक में से पढ़ लीजिएगा, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आते हैं वो है 25 टू सेक्शन 30। सेक्शन 25 टू सेक्शन 30 प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में तो आपको ज़्यादातर सेक्शंस पता ही होने चाहिए किस सेक्शन में क्या लिखा है, लेकिन ये जो सेक्शन है 25 to 30 ये मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो जोन सी भी रेफरेंस बुक है आपके पास, उस रेफरेंस बुक में से इन सेक्शंस को जितना हो सके उतना डिटेल में पढ़िए, और जितने आपको केस लॉज मिले इसके ऊपर और जितने भी आपको लैंडमार्क जजमेंट्स मिले इन सेक्शंस पे उनको भी पढ़िए। तो सेक्शन 25 to 30 जैसे बात करता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, बहुत बारी पूछता है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड बहुत बारी पूछता है इसमें से क्वेश्चन। ऐसी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, किसी को आप लीगल प्रोसीडिंग्स रोकने के लिए उससे कोई एग्रीमेंट करते हो कि मेरे पे लीगल प्रोसीडिंग मत करियो, किसी से एग्रीमेंट करते हो कि तू ये ट्रेड नहीं करेगा, तो उसके अंदर कितनी रेंज तक वो नहीं कर सकता, कितने टाइम तक वो नहीं कर सकता। तो ऐसी चीज़ें जो है इसके अंदर दी गई है। ऐसी एग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग मैरिज, ये सारी बातें दी गई है। एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, कि कोई अनसर्टेनिटी होती है तो उस कारण से एग्रीमेंट वॉइड होता है।
तो ये सारी चीज़ें इन सेक्शंस में दी गई है और ये सभी सेक्शंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है 25 सेक्शन टू सेक्शन 30, तो इनको आप बहुत डिटेल में पढ़िएगा। फिर अगर हम आगे आएँ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप एक बार ही पढ़ लीजिएगा, इसको बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को। फिर चैप्टर 4 के ऊपर हम आएँ तो चैप्टर 4 के अंदर हमारे पास सेक्शन 37 से लेके और आगे 37 से लेके 67 तक सेक्शंस आते हैं चैप्टर 4 के अंदर। तो चैप्टर 4 के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर हमारे पास जो सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, इसके अंदर एक तो सेक्शन 39 बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली। ये जो सेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 39। इसके अलावा जो बाकी सेक्शंस हैं इनको आप एक बार रीड कर सकते हैं। फिर ऐसे ही सेक्शन 40, 41 ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रीड करने के लिए हैं। 44, 45, 46, 49, 50 और इसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 56 एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। सेक्शन 56 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। तो सेक्शन 56 को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो अभी तक हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है इसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस आ गए, सेक्शन 2 आ गया, सेक्शन 3 to 6 आ गया, सेक्शन 10 to 22 आ गया और सेक्शन 25 to 30 आ गया, उसके बाद सेक्शन 39 आ गया और सेक्शन 56 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है और इसके अलावा मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने किसी भी सेक्शन को छोड़ना है, आपकी पढ़ाई हमेशा थॉरोली होनी चाहिए। लेकिन ये जो सेक्शंस हैं ये कैसे होने चाहिए, डिटेल में पता होना चाहिए, इनके ऊपर आपको केसेस पता होने चाहिए अच्छे से कि कौन से केसेस हैं इनके अंदर, लैंडमार्क केसेस कौन से हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि इन टॉपिक्स में से किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है, तो आप उस चीज़ को भी साथ में क्लियर करते हुए चलिए। अब जो हम आगे वीडियोस देखेंगे उसके अंदर भी हम यही चीज़ें कवर करेंगे, जितने भी हमारे मेजर एक्ट्स हैं उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ वही देखेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ाई की थी हम थोरो पढ़ाई कर रहे थे, थोरोली सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करा करेंगे, चाहे वो CPC हो, चाहे वो CRPC हो, TPA हो, जितने भी हमारे मेजर एक्ट्स हैं, एविडेंस एक्ट हो, इसके जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे और साथ साथ जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम देखते हुए चलेंगे। अब सेक्शन 56 के बाद अगर हम आगे आएँ तो इस चैप्टर के अंदर और इतने बाकी कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आए चैप्टर 5 के ऊपर। तो चैप्टर 5 के अंदर हमारे पास आता है ऑफ सर्टेन रिलेशन रिजेम्बलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे सेक्शन 68 से 72 तक आते हैं और ये सभी सेक्शंस, जितने सेक्शंस है इसके अंदर 68 से लेके 72 तक, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है चैप्टर 5 के। मतलब चैप्टर 5 एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके आपको लैंडमार्क केसेस और जितने आपके पास रेफरेंस बुक्स है उससे डिटेल में आपने पढ़ना है, जितनी रेलिवेंट चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी आपको इसके अंदर पता होनी चाहिए। खासकर आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन टॉपिक्स में कैसे क्वेश्चन पूछे। तो जितनी भी पढ़ाई करें उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर करें, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। जैसे सेक्शन 68 बात करता है क्लेम्स फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट, या reimbursement of person paying money due to another in payment of which he is interested, obligation of person enjoying benefit of non-gratuitous acts, responsibility of finder of goods, liability of person to whom money is paid or thing delivered by mistake or under coercion। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्शन 68 से सेक्शन 72। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर 6। चैप्टर 6 के अंदर बात की गई है सेक्शन 73, 74 और 75। सेक्शन 73, 74, 75 ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। ये तीनों ही सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको भी आपको डिटेल में पढ़ना है। तो अभी हमने देखे सेक्शन 2, 3, 4, 5, 6, सेक्शन 10 to 22, सेक्शन 25 to 30, सेक्शन 39, सेक्शन 56, इसके बाद सेक्शन 68 to 72, सेक्शन 73 to 75। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे पार्टी राइटफुली रिसाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन, कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर। जैसे अगर आप पहले से ही अपनी जो अगर कोई ब्रीच करता है उसके अंदर अगर आपको कंपनसेशन मिलना है, हमने कॉन्ट्रैक्ट में ही डिसाइड कर रखा है, अदरवाइज अगर नहीं डिसाइड कर रखा तो किस तरीके से कोर्ट डिसाइड करता है कि कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ सेक्शन 73 से 75 के अंदर दी गई हैं और ये तीनों ही सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद हमारे पास इसके बाद
आता है। बीच में फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट अलग है, वो हमने पढ़ रखा है पूरा, उसको आप देख सकते हैं उसके ऊपर वीडियो। फिर हमारे पास आगे सेक्शन आते हैं इंडेमनिटी एंड गारंटी के, जो कि सेक्शन 124 से सेक्शन 147 तक आते हैं। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडेमनिटी एंड गारंटी के अंदर, इसके अंदर सेक्शन 124 से लेकर सेक्शन 130 बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिफाइन किया गया क्या होता है, राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, ये सब क्या होता है, कंसिडरेशन फॉर गारंटी क्या होता है, मतलब गारंटी के लिए किस तरीके से कंसिडरेशन दिया जाता है, श्योरिटी की क्या लायबिलिटी होती है, कितने टाइप की श्योरिटी होती है, कितने टाइप की गारंटी होती है, जैसे कॉन्टिन्यूइंग गारंटी क्या होती है, रिवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी किस तरीके से होती है कि कब जो एक कॉन्टिन्यूइंग गारंटी दी गई है कब वो खत्म हो जाती है। तो सेक्शन 124 टू 130 इस चैप्टर 8 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 124 टू 130। उसके बाद अगर हम बेलमेंट के कंसेप्ट के ऊपर आए, जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9, तो इसके अंदर बेलमेंट के टॉपिक समझाया गया। तो बेलमेंट के अंदर सेक्शन 148 से लेके सेक्शन 153 अगर हम देखें, जिसके अंदर पहले बताया बेलमेंट क्या होता है, बेलर क्या होता है, बेली क्या होता है, फिर डिलीवरी टू बेली हाउ मेड, किस तरीके से डिलीवरी की जाती है बेली को, फिर बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड बेल्स, केयर टू बी टेकन बाय बेली, के जो गुड्स उसके पास रखे गए हैं उसकी किस तरीके से केयर की जाएगी बेली के द्वारा, बेली व्हेन नॉट लाइबल फॉर लॉस एक्सेट्रा ऑफ थिंग्स बेल्ड, की बेली कब लाइबल नहीं होगा जो चीज़ें उसके पास रखी गई थी उसके लिए, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट बाय बेलीज एक्ट इनकंसिस्टेंट विद कंडीशंस। तो ये जो सेक्शन है सेक्शन 148 से 153 ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं बेलमेंट चैप्टर के। बाकी जितने सेक्शंस हैं उनको आप एक बारी बेरेक में से पढ़ लेंगे तो काफ़ी रहेंगे, बाकी इन सेक्शंस को आप रेफरेंस बुक्स, लैंडमार्क जजमेंट्स और जितनी आपके पास रेलिवेंट टॉपिक्स हैं उनसे पढ़िए, क्योंकि इसमें से वो डिटेल के अंदर एग्जाम में पूछता है। फिर उसके बाद हमारे पास चैप्टर आता है एजेंसी का। तो एजेंसी के अंदर वो आपसे पूछता है कि एजेंट कौन होता है और प्रिंसिपल कौन होता है, इसको डिफाइन कीजिए, जो कि सेक्शन 182 के अंदर दिया गया है। इसके बाद इसका सेक्शन 183 इंपॉर्टेंट है, हु में एम्प्लॉय एजेंट, की कौन एजेंट को एम्प्लॉय कर सकता है। तो उसके अंदर बता रखा है कि क्या क्या उसकी एक तरीके से कौन कर सकता है ये बता रखा है, जैसे मेजर होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वो सारी माइनर नहीं कर सकता किसी एजेंट को अंगेज। तो ये सारी चीज़ें सेक्शन 183 में बताइए कि, और फिर बताया कि एजेंट कौन हो सकता है। तो एजेंट कोई भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, कंसिडरेशन की ज़रूरत होती है नहीं होती है एजेंसी के अंदर, ये सारी चीज़ें बताइए। सेक्शन 184 इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसे सेक्शन 185 इंपॉर्टेंट है, कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी, की एजेंसी के अंदर कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं होता। फिर एजेंट्स अथॉरिटी में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, सेक्शन 186 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 187 डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 188 एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी कितनी एक्सटेंट तक होता है। सेक्शन 189 एजेंट्स अथॉरिटी इन एमरजेंसी, की एमरजेंसी के केस में कैसे एजेंट की एजेंसी अथॉरिटी होती है। और फिर सब एजेंट के बारे में बताया गया। तो सब एजेंट के अंदर आप सिर्फ इतना जान लेंगे कि कब एजेंसी जो होती है वो डेलीगेट नहीं हो सकती, कब डेलीगेट हो सकती है, सिर्फ इतनी बात को आप समझ लेंगे तो उतना काफ़ी रहेगा। और थोड़ा सा आप ये समझ ले रेटिफिकेशन क्या होती है, इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस रेटिफिकेशन होती क्या है, कब कर सकते हैं, इतना जान लीजिए। रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी किस तरीके से होती है, ये सब बस चीज़ें पूछता है। इसके अलावा इसके अंदर बाकी आप जितने सेक्शंस हैं जैसे 238 तक, उनको अगर आप बेरेक में से पढ़ लोगे काफ़ी रहेगा। तो जो ये सेक्शंस हैं जिनको मैंने इंपॉर्टेंट टिक करा है, इनको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो कौन कौन से सेक्शंस हमारे बहुत डिटेल में पढ़े जाएंगे, सेक्शन 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद सेक्शन 10 टू 22, सेक्शन 25 टू 30, फिर उसके बाद सेक्शन 39, 56 को आपको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद 68 टू 72 को डिटेल में पढ़ना है, 73 टू 75 को डिटेल में पढ़ना है, सेक्शन 124 टू 130 को डिटेल में पढ़ना है, 148 टू 153 को डिटेल में पढ़ना है, और सेक्शन 182 टू 190 को डिटेल में पढ़ना है। तो ये सारे सेक्शंस हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको भी कॉन्ट्रैक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शंस जानने, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको किसी टॉपिक पे डाउट हो कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जो हमारी आगे की पढ़ाई होगी वो हम इन्हीं टॉपिक्स करेंगे जितने हमने इंपॉर्टेंट सेक्शंस अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में देखे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे वो CPC हो, CRPC हो, IPC हो या एविडेंस एक्ट हो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही।